बड़े चलो मुजाहिदो, खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अज़्मे बेकरामे कौम की हयात है। अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से दंदान शिकन जवाब दिया है भारतीय सेना को, भारतीय अवाम को और सबसे बढ़कर भारतीय मीडिया को जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, क्योंकि वो हवा के घोड़े पर सवार हुए हैं और जिस तरह से बेबुनियाद मनगढ़ंत खबरें जो है पूरे भारत में फैला रहे हैं, उसका दंदान शिकन जवाब दे दिया गया। और अब तक 77 के करीब ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की हदूद में गिरा दिए गए हैं, मार गिराए, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि ये वो ड्रोन है जिस पर बड़ा नाज था इसराइल को भी, क्योंकि उस पर मेड इन इसराइल लिखा हुआ है कि जनाब ये किसी के हाथ आने वाला ड्रोन नहीं, ये नजर भी नहीं आएगा, लेकिन चुन चुन कर एयरक्राफ्ट सिस्टम से नहीं, डिफेंस सिस्टम से नहीं, आम बंदूकों से आपके ड्रोन गिराए हैं। तो ये जो जवाब मिल गया भारत को, उंजला मेरा ख्याल आज के लिए ये पूरा दिन जो है वो इसी का मातम मनाए तो भारतीय मीडिया के लिए बेहतर होगा। जवाब तो मिल गया है, मजीद मिल भी रहा है। कल रात जो गोदी मीडिया की हालत थी और इंडियन कार्टून नेटवर्क, मैं तो कहूंगी जिस तरह से फेक न्यूज का बाजार गर्म रखा था, अपनी आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही थी और ये बताया जा रहा था कि जी हमने कराची पोर्ट को जो है वो तबाह कर दिया है। और फिर यहाँ से वीडियोस जब सोशल मीडिया पर गर्दिश करना शुरू हुई, वहाँ पे लोग बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं, वहाँ पे पार्टीज हो रही हैं और बिल्कुल चिल वहाँ पे इन्वायरमेंट था। और मीडिया की जानिब से उनका बस नहीं चल रहा था कि वो ये भी क्लेम कर दें कि जी अल्लामा इकबाल को भी हमने कहीं लाहौर से गिरफ्तार कर लिया है। तो आपकी जो ख्वाहिश है कि आप बार बार प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आए पाकिस्तान हमला करें, हमला आपके कहने पे नहीं होगा, ये पाक फौज की स्ट्रेटेजी है, ये आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। हम बताकर आपको हमला नहीं करेंगे और आपको जब हमला करेंगे तो आपके मीडिया को बताने का मौका नहीं मिलेगा। कल बात DGISPR ने की है, वाज़ेह की है कि जो आपने परसों रात कहा कि पाकिस्तान ने 15 से 16 शहरों पर भारत के हमला किया है, जिसमें अमृतसर का नाम आपने इस्तेमाल किया, सिखों को जरा पंप करने की कोशिश की, जिसमें ये गोदी मीडिया नाकाम रहा है, तो DGISPR ने कह दिया है कि जनाब जब पाकिस्तान हमला करेगा ना तो ये आपके अर्नाब गोस्वामी और ये गौरव आर्या जैसे जो आपके पालतू है ना, इनको चीख चीख के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलमी मीडिया खुद बताएगा कि भारत को तहस नहस कर दिया गया है। और इस तरह से शाहीन जब पलटकर वार करेंगे तो आपकी नस्लें याद कोई भी शिकस्त तो वो तो आपने वैसे तो तस्लीम करनी नहीं होती जब तक इंटरनेशनल मीडिया उसको एक्सेप्ट ना करे, उसको क्लेम ना करे। तो आपको ये बता दें कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान या गुजरात बन चुका है कि मोदी की ख्वाहिश पर एक कॉल पर वहां पर लोगों को कत्ल किया जाएगा, तो ये सोच अपने जहनों से निकाल दीजिए। ये पाकिस्तान है जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई और यहाँ के जवान पाक फौज इसका दिफा करना अच्छे से जानते हैं, चाहे वो तपते सहरा हो, आसमान की बुलंदियाँ हों, ठाठे मारता समंदर हो या फिर बर्फपोश पहाड़ हो। तो आपने जिस रास्ते से आना है आप आ जाइए, आपकी स्ट्रेटेजी ऐसे ही फेल होती जाएगी। जिस रास्ते से भी आओगे उस रास्ते से मारेंगे। तो जनाब आज भी DGISPR जो इंटरनेशनल मीडिया के साथ जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि ये जो फेक न्यूज का बाजार गर्म है इंडिया में, और सबसे बढ़कर ये कि उन्होंने पाकिस्तान के तमाम चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, न्यूज चैनल्स बंद किए हैं, ब्लॉक किए हैं, ताकि इंडिया में अवाम तक सच्चाई ना पहुंचाए, अवाम जान ना पाए कि जनाब यहाँ तो पुरसुकून माहौल है। आपने कहा कि हमने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया, वहां की वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, लोग वहां पर एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, चाय पी जा रही है, टी वॉज फैंटेस्टिक। आज आपने लाहौर पर हमला किया ये कहा, लेकिन लाहौर ये पुरसुकून है, पुर एतमाद है और उन्हें फौज पाकिस्तान पर पूरा भरोसा है कि हम जो है वो सुकून की नींद सोएंगे। हमारे मुहाफिज जो हैं वो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमें वो आंच तक नहीं आने देंगे। अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ इस सेशन में मौजूद होंगे ब्रिगेडियर टीपू सुल्तान साहब होंगे, इसके साथ साथ जौहर सलीम साहब ज्वाइन करेंगे और सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मैं भारतीय मीडिया, गोदी मीडिया, इंडियन कार्टून नेटवर्क में ऐसे कहूँगी, अब ये तो मीडिया कहलाने की भी मेरे ख्याल से लायक नहीं रहा है। सहाफ़त की कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है जिस पे पूरा उतरता हो। ये जो कार्टून नेटवर्क पर कल ये सारी ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, इसको कैसे देखते हैं आप? मैंने माना कि जंग की स्ट्रेटेजीज होती हैं, मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस्तेमाल करने के भी कुछ तरीक़े होते हैं, कुछ क़वाइद व ज़वाबित होते हैं, उनको सीखना होता है। ना जंग की स्ट्रेटेजी बनानी आती है, ना मीडिया को किस तरह से यूज़ करना ना ये पता है। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, बुनियादी तौर पे भारत जो है इस वक्त एक प्रोपेगेंडा की वॉर के अंदर चला गया है और वो ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहता है कि भारत ने इस जंग में इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान को पसपाई पे मजबूर कर दिया है और बहुत कमज़ोर कर दिया है और पाकिस्तान के अंदर एक खौफ व हरास की फ़िज़ा भी पैदा करना चाहता है। इसलिए आप देखिए कि भारत का पूरा मीडिया ऐसे नहीं लगता कि आपको कि वो भारत का मीडिया है, बल्कि हमें वो लगता है कि नरेंद्र मोदी का मीडिया है, RSS का मीडिया है, इंतहा पसंद अनासर का मीडिया है, BJP का मीडिया है। और इसका मकसद जो है वो ये है कि जो भारत का अंदर जो मोदी की RSS का एजेंडा है उसको प्रमोट किया जाए, जो पाकिस्तान दुश्मनी पर और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी है।
अब आप देखिए कि आप एक चीज भूल रहे हैं कि जो कुछ आप दिखा रहे हैं भारतीय मीडिया के ऊपर, जबकि उसके मुकाबले में इंटरनेशनल मीडिया की जो तस्वीर है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहां वो चीजें नजर नहीं आ रही जो सनसनीखेजी और जो जंगी जुनून आपने तय कर दिया है, वो इंटरनेशनल मीडिया उसकी नफी कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो क्रेडिबिलिटी है वो इंडियन मीडिया की बड़ी लूज हुई है, और ऐसी ऐसी फेक न्यूज जो चल रही हैं, हम ये कहते रहे कि जी डिजिटल मीडिया फेक न्यूज करता है, यहाँ तो आपका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो फेक न्यूज की बुनियाद के ऊपर ऐसी ऐसी खबरें चला रहा है जो कि यानी कि ना सिर्फ गलत हैं बल्कि उससे बिला वजह एक इश्तियाल फैल रहा है, एक सनसनीखेजी फैल रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मीडिया के ऊपर आप बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन भारत का मीडिया खास तौर पे जो जंगी जुनून उसने इस जंग से पहले भी पैदा किया, पहलगाम वाक़े के बाद भी पैदा किया, और हमेशा से रहा। आपने देखा उनके टॉक शो के अंदर जितनी इश्तियाल अंगेजी से गुफ्तगू होती है और जितने पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को बुला के उनकी तजलील और तज़हीक करने की कोशिश की जाती है, वो जाहिर करता है कि वहाँ जो एजेंडा है वो पाकिस्तान दुश्मनी पर बेस करता है। तो इसलिए लोग भारत के मीडिया की बात नहीं सुन रहे, लोग इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को देख रहे हैं। छोड़ दें आप पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, लोग इंटरनेशनल मीडिया को देख रहे हैं। वहां पे CNN क्या कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम क्या कह रहा है, बाकी इदारे क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत को एक बात समझनी होगी कि आप लोगों को गुमराह तो कर सकते हैं, आप लोग अपने अवाम को बहुत सारी बातों से छुपा सकते हैं, लेकिन आज की डिजिटल मीडिया के दौर में, आज के आलमी मीडिया के दौर में, आज के ग्लोबल मीडिया के दौर में उनसे भी बातें छुपाना मुमकिन नहीं है। अब भारत के अंदर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि जो कुछ हमें भारतीय मीडिया दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया तो वो बात नहीं प्रूव कर रहा, तो इसका मतलब है भारतीय मीडिया हमसे झूठ बोल रहा है और बहुत से हकाइक को वो छुपा रहा है। तो मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि इस पूरी जंग के तनाजुर में अगर आप इंडिया के मजमूई मीडिया के किरदार को देखें तो काफ़ी शर्मनाक है और काफ़ी तौहीन आमेज है, और जिस तरह से उसने इश्तियाल फैलाया है और जिस तरह से वो जंगी माहौल बना रहा है, वो जाहिर करता है कि वो दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात का, बेहतर ताल्लुकात का हामी नहीं है। अच्छा, और उंजिला और सलमान साहब, चूंकि भारत अभी पाकिस्तान की इकॉनमी एस्केलेट कर रही थी, हम एक प्रॉपर पाथ पे आ गए थे और हम ये कामयाबी की तरफ जा रहे थे। अच्छा, कल ये हुआ कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की दीवार के साथ ड्रोन मार गिराया, वो उसको नुकसान पहुंचा। अब PSL पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 चल रहा था, जिसमें भारत को बड़ा मसला था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स क्यों आ रहे हैं, क्यों पाकिस्तान में क्रिकेट दोबारा बहाल हो गई है। उन्होंने ये किया कि जनाब उसको डिस्टर्ब किया। PSL जो है वो मैच आज कल का नहीं हो पाया, PSL शिफ्ट होगी दुबई। अब इसमें उधर खुशियां मनाएगी, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि रात को PSL के चलते मैच में 10 ओवर हुए थे कि जो फॉरेन प्लेयर्स थे उन्होंने कह दिया कि हम नहीं खेलेंगे यहां पे, क्योंकि लाइट सारी बंद कर दी गई, उनकी अपनी जानब से बंद कर दी गई। कोई ऐसा खतरा नहीं था, लेकिन बंद कर दी। इस हद तक डरे हुए हैं, इस हद तक घबराए हुए हैं। उन्होंने 10 ओवर का मैच खेला, उसके बाद बंद कर दिया। फॉरेनर प्लेयर्स वहां से भागने पर मजबूर हो गए और आज ये खबर आई है कि IPL को सस्पेंड कर दिया गया है, IPL अब नहीं हो रही। तो इससे ज्यादा और क्या मुंह की खानी पड़ेगी भारत को कि करता कुछ है और उसके उल्टी पड़ जाती है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हमने, तो अपनी लीग शिफ्ट कर दी, दुबई में शिफ्ट कर दी, हमारी खत्म नहीं हुई, लेकिन IPL तो जड़ से खत्म कर दी गई ना। इस सीजन को एंड कर दिया गया, दी एंड कर दिया गया। तो इससे ज्यादा हजीमत की बात सलमान साहब क्या हो सकती है? देखिए, बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि भारत जो भी जंगी एक्शन लेगा, जो सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, वो IPL के इख्तिताम से पहले नहीं लेगा, और वो जो कुछ करेगा IPL पहले खत्म होगा फिर लेगा, क्योंकि उसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट थी बल्कि इंडिया की एक लेजिटिमेसी है स्पोर्ट्स के अंदर, क्रिकेट बहुत ज्यादा इकोनॉमी बेस करती है, इकोनॉमी के ऊपर बेस करती है। लेकिन भारत के अंदर जो जंगी जुनून था उसने भारत को मजबूर किया कि छोड़े, IPL भी होता रहेगा, हम पहले पाकिस्तान पे हमला कर दें। अब उसका नुकसान आप देखें, ना सिर्फ क्रिकेट को हुआ, ये फुटेज भी देखें ना, गुजारिश की जा रही कि निकले स्टेडियम से, भागे यहां से, ना सिर्फ क्रिकेट को हुआ नुकसान बल्कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी हुआ, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी हुआ, उनकी लेजिटिमेसी को भी हुआ। और लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि ये क्या भारत की हिकमत अमली थी कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो IPL का हिंदुस्तान में हो रहा था, उस वक्त आपने पाकिस्तान के अंदर नंगी जहारियत का मुजाहरा किया और आज उसका नुकसान आपको उठाना पड़ रहा है। और आप ये देखिए, ये भारत वही मुल्क है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह किया। पाकिस्तान की क्रिकेट को जब श्रीलंका का वाकया हुआ था, आपको याद होगा, उसके बाद पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होने दी और सारी दुनिया को यह पैगाम दिया कि पाकिस्तान इज ए सिक्योर, नॉट अ सिक्योर कंट्री। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि इस वक्त भारत की जो पूरी की पूरी सरकार है वो RSS माइंडसेट के साथ
काम कर रही है और वो उसके ऊपर एक ही जुनून है। और इस तरह से भारतीय मीडिया ये दिखा रहा है जैसे उसने पाकिस्तान को फतह कर लिया है। हाँ। पाकिस्तान के इलाके फतह कर लिए हैं, कराची को फतह कर लिया है, लाहौर को फतह कर लिया है, पिंडी को फतह कर लिया है, कश्मीर को फतह कर लिया है। और ये सारी चीजें जो है वो फेक न्यूज के जुमरे में आती हैं और जितनी भी उसने अभी तक इनिशिएटिव लिए हैं उसको उसमें फेक न्यूज की आपने बात की ना, ये मैच की चूंकि बात हो रही है, फेक न्यूज भला क्या ये एक बेस क्या बनाएगी? उन्होंने कहा कि जनाब फ्लड लाइट खराब होगी, जो स्टेडियम में लाइट है ना वो खराब होगी जिसकी वजह से मैच रुकवाना पड़ा, लेकिन बाद उनको मानना पड़ा कि जनाब वीडियो सारी सोशल मीडिया और फॉरवर्ड प्लेयर जो है फौरी तौर पर उन्होंने कैमरा निकाला है, फ्रंट कैम से प्रॉपर वीडियोस बनाई और सारे मनाज़िर दिखाए। अच्छा, ये तो बात होगी ना आईपीएल की, और ये फॉरेनर्स की जो दूसरे ममालिक से यहाँ पर लोग मौजूद थे, उनके अपने लोग बहुत बड़े नाम बॉलीवुड के वो जो है भारत छोड़कर निकल चुके हैं, कल्टी खा के निकल चुके हैं। आपके अपने इंडिया के एक नामवर शख्सियत है जावेद अख्तर साहब, और जब भी वो पाकिस्तान आए, पाकिस्तान ने दिल खोल कर उनका इस्तकबाल किया, आपको इज्जत दी गई। और आप ही की वीडियोस कुछ साल पहले सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी जिसमें आप रो रो के बता रहे थे कि जी मुंबई में आपको रहने के लिए फ्लैट तक नहीं मिलता क्योंकि आप मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब वहाँ पे इस तराब की कैफियत इस कदर ज़्यादा हो चुकी है कि आप एक वीडियो पैगाम नहीं जारी कर सकते। आपसे किसी एंकर ने अगर सवाल कर दिया, सलमान साहब उनसे सवाल किया कि आप इस सिचुएशन पर क्या बोलते हैं, तो वो सिर्फ ये कह के छुप हो गए जी पाकिस्तान ने हमारे लिए कब कुछ किया, पाकिस्तान ने। बात ये है कि एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ जावेद अख्तर का मसला नहीं है। आपने सुनील गवास्कर का स्टेटमेंट देखा, बिल्कुल देखा। आपने गौतम गंभीर का स्टेटमेंट देखा, आपने इंडिया के और मशहूर अदाकारों के और स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों के बयान देखे जो बाकायदा उस मोदी की जो माइंडसेट है जंग का उसकी अक्कासी करता है। सर गन पॉइंट पे करवाया जाता है। सर वो चाहे वो गन पॉइंट पे करवाया हो, लेकिन मसला ये है कि आपके जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो बुनियादी तौर पर अमन की बात करते हैं, वो दोस्ती की बात करते हैं, वो भाईचारे की बात, मुल्क के सफीर होते हैं, ताल्लुकात की बात करते हैं। मैंने जावेद साहब का जिक्र इसलिए किया कि वो 12 दफा पाकिस्तान आए हैं। अभी गुज़श्ता साल हमने अदब फेस्टिवल करवाया तो वहाँ पे मेहमान खुसूसी थे, आपने देखा होगा किस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, कितनी इज्जत उन्हें दी गई, और वो हर स्टेटमेंट पर खुलकर स्टांस देते हैं। तो जब ये सिचुएशन आती है उस वक्त उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम इंडियन होने से पहले एक मुसलमान भी हैं, और अभी जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की जंग तक महदूद नहीं है, वो हिंदुत्व की तरफ इसको लेके जा चुके हैं, वो हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल बजा कहा है, हिंदुस्तान के अंदर एक खास मनसूबाबंदी के तहत, एक खास प्लानिंग के तहत, सोच के तहत, फिक्र के तहत ये जो सारा सेकुलर इंडिया था इसको एक हिंदुआता की सियासत के अंदर तब्दील किया जा रहा है। इसमें भारत के बेशुमार अदाकार भी इसमें शामिल हो चुके हैं, उसमें स्पोर्ट्स के खिलाड़ी भी शामिल हो चुके हैं, उसमें और दीगर शोबाजात के शायर हजरात भी शामिल हो चुके हैं। तो ये नहीं है कि भारत में वो मुतबादल आवाज़ें नहीं हैं जो अमन की बात करती हैं, दोस्ती की बात करती हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनको भारतीय मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है, उनको नहीं दिखाया जा रहा, उनका सोशल मीडिया बाइकआउट है, उनका प्रिंट मीडिया बाइकआउट है, और ये कहा जा रहा है कि जैसे पूरे भारत के अंदर ये बयानिया तकवीयत पकड़ता है कि जनाब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन इससे होगा क्या? देखिए नुकसान क्या है, जंगे मसले का हल तो नहीं है, परसों भी आप दोनों कह रहे थे कि जी मसाइल का हल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो कशीदगी इस वक्त हिंदुस्तान पैदा कर रहा है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लिए खतरा नहीं है, वो इस पूरे खित्ते की मजमूई सियासत को भी नुकसान पहुंचा रहा है, वो आलमी अमन को भी सबोताश करेगा और कॉन्फ्लिक्ट्स को पहले से ज्यादा और ज्यादा खराब कर देगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जब पाकिस्तान ये कहता है कि हम इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी के ऊपर बैठ के ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जाकर अपने लिए इकोनॉमिक्स रूट्स बनाना चाहते हैं, भारत एक बड़ी इकोनॉमी है, तो आप इकोनॉमिक्स के मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय, आप लोगों के बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देने की बजाय, ये जो जंगी जुनून का जो आपके ऊपर एक सवार हो चुका है पूरा का पूरा भूत, आप उससे क्या हासिल करना चाहते हैं? सवाए नफरत की सियासत के, सवाए कॉन्फ्लिक्ट की सियासत के, सवाए आप ये एक दूसरे को तासुब, मुतस्सब और दुश्मनी का खेल। तो मैं ये समझता हूं कि देख लें, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को वो सपोर्ट नहीं मिली है जो भारत एक्सपेक्ट कर रहा था। भारत ये समझ रहा था कि उसको इंटरनेशनल दुनिया पाकिस्तान के मुकाबले में ज्यादा सपोर्ट करेगी। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने अभी तक हमला क्यों नहीं किया जवाबी। मैं कहता हूं देखिए, ये बात तो हुकूमत ने और हमारी अस्करी क़यादत ने तय करना है, कौन सा टाइम होगा, किस जगह पे जाके करना है अटैक, क्या करेगा। लेकिन एक चीज देखें, अभी तक हमने अपने डिफेंस के अंदर रहते हुए जितना शानदार तरीके से भारत को पसपाई पे मजबूर किया है, क्या ये कम कामयाबी है पाकिस्तान की? अभी तक दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी पे। अच्छा सलमान साहब, कितनी मजे की बात है कि अटैक हम पे हुआ, हमने सिर्फ डिफेंस करते हुए जिस हद तक भारत को नुकसान पहुंचाया है, बार बार वो फिगर जेहन में आ जाता है, 864 मिलियन डॉलर के राफेल तैयारे और दीगर जो है ना वो मार गिराए। उसके बाद ड्रोन्स की तादाद अब 77 हो गई है जो कि आइडेंटिफाइड हैं, जो कि मीडिया पर आए हैं। इससे
कहीं ज्यादा मार गिराए हैं, जो कि अभी हम बताना नहीं चाह रहे कि किस हद तक आपको हमने डैमेज पहुंचाया है। तो ना सिर्फ ये, बल्कि आईपीएल का बंद होना वो किस हद तक नुकसान है। तो अभी ये सारा कुछ जो हमारा रिस्पॉन्स है अपने डिफेंस में है। तो जरा सोचिए जब पाकिस्तान आप पर हमला करेगा, और डीजीआईएसपीआर ने कहा, पाक अफवाज ने कहा है कि वक्त और जगह का तयन हम करेंगे, जस्ट वेट। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, एक और सिचुएशन पॉइंट बड़ा जरूरी है डिस्कस होना। गुरपतवंत सिंह पन्नू जो खालिस्तान तहरीक के लीडर हैं, उनकी जानिब से एक बार फिर एक नया बयान आया। वो कहते हैं जी हम ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ हैं बल्कि हम पाकिस्तान की सरहद से लड़ते हुए दिखाई देंगे अगर कुछ ऐसा होता है तो। ये कितनी बड़ी हजीमत है सलमान साहब इंडिया के लिए? आपके अपने अंदर अलहदगी पसंद तहरीकें हैं और भारत के अंदर बेशुमार अलहदगी पसंद तरीके जो हैं वो इस वक्त मोदी सरकार के खिलाफ जंग लड़ रही हैं और उनकी बेशुमार रिजर्वेशन है इस वक्त आरएसएस के एजेंडे के ऊपर, उनकी मोदी हुकूमत के ऊपर, उनकी बीजेपी की हुकूमत पे। और सिखों के साथ भी उनके इख्तलाफात आपके सामने है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम हुआ, कनाडा के अंदर रेफरेंडम हुआ, फिर सिखों के अंदर और हुकूमत के भारत के अंदर जो तनाव है वो भी मौजूद है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा था, मैं बेशुमार सिखों से मिल चुका हूँ और बेशुमार सिखों से मुलाकात हुई, वो ये कहते थे कि जनाब हम पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, पाकिस्तान से ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, उस पिछले माजी के किरदार से बाहर निकलना चाहते हैं जब तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के अंदर हमने जो किरदार अदा किया उससे बाहर निकल कर दोस्ती को बेहतर बनाना चाहते हैं। आपने देखा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो खुद पाकिस्तान आए थे जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत आई थी। करतारपुर के मामले में देखें हमने इनिशिएटिव लिया। तो वो सिख इस वक्त क्यों लड़ाई लड़ेंगे? ये भारत की लड़ाई नहीं है। ये बेसिकली हिंदुआता की बुनियाद पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने सिखों को भी अकलियतों में तब्दील करके आपने ये साबित करने की कोशिश की है कि जैसे ये भारत के मफादात के बरक्स खड़े हैं। अब आप देखिए जो लोग भी वहां पर पाकिस्तान से जंग ना करने का मशवरा दे रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको कहा जा रहा है ये पाकिस्तान दोस्त है, ये पाकिस्तान के साथ जो है ना खैर खां है, ये भारत के दुश्मन है। तो भाई बात यह है कि अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के जंग की हिमायत नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। मैं तो बुनियादी तौर पर अमन का दाई हूँ और मैं कहूंगा कि अमन होना चाहिए, ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है, जो भी उन्हें अकल दिलाने की कोशिश करता है ना, बार बार ये कह रहा है उनके साथ, बार बार ये कह रहा है कि हम ताल्लुकात की बेहतरी चाहते हैं। आइए बैठ के डेडलॉक तोड़े, बातचीत का रास्ता निकाले, अब इन्वेस्टिगेशन में आए। सब अभी ना हमें ज्वाइन किया साबिक सफीर है जौहर सलीम साहब, उन्हें डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। जौहर साहब वेलकम टू डिस्कशन। जौहर साहब कहिएगा, आपने सारी इंडियन कार्टून नेटवर्क कल रात से अब तक आपने भी ज़ाहिर देखा होगा, सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा किस कदर बौखलाहट अब भारतीय चैनल्स की, भारतीय फ़ौज की, भारतीय सरकार की खुल के आश्कार होती जा रही है। सारी सिचुएशन में सिफारती सतह पर इंडिया का क्या किरदार आप देखते हैं और किस हद तक आइसोलेट हो चुके हैं और आगे कितना हो जाएगा इंडिया, क्या समझते हैं आप? ठीक है, शहरी रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहरी साहब कल से डेफिनेटली ये कार्टून नेटवर्क आप भी देखे होंगे, जो भारत में हमारे चैनल तो बंद कर दिए लेकिन हम उन पर नजर रखे हुए, हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो शहरी साहब कल उन्होंने कराची बंदरगाह भी फतह कर लिया है, कल उन्होंने लाहौर भी फतह कर लिया है, कल सियालकोट भी फतह कर लिया है। किस तरह से आजकल के जदीद दौर में वो अपने अवाम को इतनी आसानी से बेवकूफ बना रहे हैं? आप समझते हैं ये चीजें आज 2025 में काम आएंगी उनके? देखिए, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जुज़ है जो इन्होंने इतनी गले लगा लिया है, बिल्कुल अपनाया नहीं है। मगर कुछ और जब नहीं काम कर रहा, वो मैं समझती हूँ वक्त इसमें निकाल रहे हैं बाइंग टाइम, क्योंकि उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इस सतह की होगी। और जो जवाबी कार्रवाई हुई आप सबके सामने है। अब जो कहानी धड़े वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो लाहौर में बंदरगाह बना दी भाई। तो जी तो हर किस्म की अजीबोगरीब कहानियां घड़ी जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब कोई हकीकी बात भी वो करते हैं तो मैं समझती हूँ उसके मायने अब कम होते जा रहे हैं। तो ये एक मसला उनके लिए होगा, वो तो खैर खुद जाने कि जब वो असली खबर भी कोशिश करेंगे ट्रांसमिट करने की तो सब उस पर एक जवाब सवालिया निशान तो उठेगा। तो एक तो ये, और तीसरी बात ये कि दे आर नाउ देख, पहले तो बाइंग टाइम, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी एरोड कर रहे हैं। तीसरा वो समझते हैं कि ये कंटेन हो जाएगी कहानी इन चक्रों में और पाकिस्तान परेशानी और बौखलाहट का शिकार बन जाएगा। तो वो तो नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ तो मजाक हो रहा है। और उनके अपने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, जो जरा से होशमंद है, वो कह रहे हैं भाई ये क्या हिमाकताना अमल है, सबको पता है। और फेक न्यूज चेक अब हम रख रहे हैं, हमने भी प्लेटफॉर्म्स निकाल लिए हैं
तो ये कोई मतलब ऐसी आई मीन आई डोंट नो इनका क्या, वो एक अपना ही इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें अपने आप को ही वो एक दूसरे की आवाजें सुन के तालियां बजा रहे हैं। तो आई मीन गुड लक टू देम, मगर रियलिटी से इसका ताल्लुक नहीं ना। मैम रियलिटी से जिसका ताल्लुक है वो ये है कि LOC पे उनकी बिला इख्तियार फायरिंग से मजीद 5 मासूम शहरी जो हैं वो शहीद हो गए, वो जाँ बाक हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी तो डेफिनेटली वो देख रहे हैं, और ये जो फिगर्स हैं ये ऑफिशियली अनाउंस किए जाते हैं DGISPR की जान से, बताया जाता है आलमी दुनिया को कि हम जो भी कर रहे हैं अपने डिफेंस में कर रहे हैं, और हमारा ये नुकसान है कि हमारे आम शहरियों पर भारतीय अफवाज जो है वो शेलिंग कर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए शुरुआत भी इसी तरह हुई, बिला इश्तियाल काम की उन्होंने। अब वो अपने दोस्तों को फोने कर करके कह रहे हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान ने देखिए ये इस तरह किया उस तरह किया, और कोशिश की जा रही है कहने की कि पाकिस्तान अग्रेसर था। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अग्रेशन शुरू हुई पहलगाम से। अब वही जब कंटेस्टेड बात है तो ये तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल दाल करनी चाहिए इस बात की। अग्रेसर वो हैं, उन्होंने रियासती तौर पर अपनी हमले किए बिला इश्तियाल और बगैर किसी मतलब प्रोवोकेशन तो है मगर बगैर किसी जवाब के, इन द सेंस के सिविलियंस पे आप क्या बॉम्बिंग कर रहे थे। आपने फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया यूनिलैटरली एक तरफा, और आप चाह रहे हैं कि फिर आपको लोग कहें कि नहीं नहीं आपने जवाबी कार्रवाई की। दिस इज नॉनसेंस। पाकिस्तान ने अभी तक जवाबी प्रॉपर कार्रवाई नहीं की है, दिफाई कार्रवाई की है, दिफाई कार्रवाई डिफेंसिव मोड में। अच्छा शरीफ साहिबा ये कहिएगा कि अभी तक पाकिस्तान ने जितनी भी डिफेंस अपना किया है उसमें हमने देखा है कि इंटेग्रिटी में, क्रेडिबिलिटी में पाकिस्तान 100% पॉजिटिव है। हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, उनकी फौजी चेक पोस्टें सिर्फ तबाह की गई हैं। तो ये कहिएगा, लेकिन पाकिस्तान पर जब इंडिया की जानिब से हमला किया गया तो हमारे यहाँ हमारी जानिब से पहली शहीद पाकिस्तान की 3 साल की बच्ची, तो पावर कॉरिडोर्स में क्या ये पॉइंट डिस्कस होगा और इसके नताइज इंडिया को भुगतने पड़ेंगे, या ये मामला कहीं रिस्ट्रेन करे इसी आवाज़ में कहीं गुम हो जाएगा? जी अफसोस से मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान इस वक्त अपनी इजराइल की तरह अपना अमल इख्तियार कर रहा है, और वो समझते हैं उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी ना, उनसे कोई हिसाब नहीं लेने वाला और उनको कोई पूछने वाला नहीं है आलमी सतह पे। अक़वाम आलम में अब आपने देखा है कोई रूल्स नहीं रहे, कोई मैं आपको ये कह सकती हूँ नहीं नहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं समझती हूँ उनको किसी चीज़ का जवाब नहीं देना पड़ेगा सिवाय इसके कि ताकत का महवर, ताकत ही एक उनके लिए हकीकत है, और वो जवाब आपने दे दिया है। अफसोस से मैं कहूँगी कि ताकत पर बात आई क्योंकि महज़ब माशरों में ताकत नहीं इस्तेमाल की जाती, खासतौर से अस्करी ताकत। अब जो सूरत हाल उन्होंने बनाई है वो बिल्कुल एक जंगजू, मतलब 19वीं सदी 18वीं सदी का पूरा वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, एनवायरनमेंट बना दिया है उन्होंने, जिसमें वो अपने आप को बंद कर चुके हैं, अपनी बात खुद सुन रहे हैं, और आगे उन्होंने एक एको चेम्बर बना के दुनिया को भी ये परसुएड करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम विक्टिम हैं। विक्टिम तो कहीं से नहीं है वो तो, और सबने देख लिया वो जो मकबूजा कश्मीर में उनके तवातिर से मजालिम हैं उसके लिए उनको कौन जवाब दे रखता है, कोई नहीं ना। तो यहाँ भी वो जी, तो मगर ये पाकिस्तान है क्योंकि ये स्टोरी यहाँ निकलती है वहाँ तो स्टोरी वो बंद कर देते हैं। आधी इनकी स्ट्रेटजी है कि उसको कंटेन करके, स्टोरी को कंटेन करके रखते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने नहीं देते वहाँ पे। और हम हैं कि जब जाफर एक्सप्रेस का बेखराज सानिया हुआ हमने इतना शोर वावेला नहीं किया कि हिंदुस्तान से इसके ताने बाने जुड़े हुए हैं। एविडेंस आपके पास, जर्नलिस्ट के पास नहीं थी। देखिए आपके पास कहाँ से आएगी, ये हमें होनी चाहिए थी और हमें इस्तेमाल करना चाहिए था। अभी भी मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है हकायक को सामने रखना, और भारत का जो के मजमूम मकासद बलोचिस्तान में चलते रहे। आखिर कुलभूषण यादव वहाँ पकड़ा गया ना। बिल्कुल। और शरीफ साहब आपको नहीं लगता, अभी आपने जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र किया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जानिब से हमने कुछ ज़्यादा ही नरमी का मुजाहरा किया? जाफर एक्सप्रेस का मामला हमारे सामने, अभी कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से ऑडियो कॉल्स मंजर आम पर लाई गई जिसमें भारतीय ऑफिसर्स की जानिब से गाइडलाइंस दी गई, फिर रॉ का डॉक्यूमेंट सामने आया। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी जानिब से बहुत ज़्यादा नरमी हो गई है? इंटरनेशनली वो किसी तरह प्ले करें वो सारी बातें,
क्योंकि हम आपस में तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज बाहर भी होनी चाहिए। जहां भारत ने एक बयानिया बना लिया है कि जी फलां को पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करे। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से लड़ रहा है जी, और पाकिस्तान ना सिर्फ लड़ रहा है, आपको दावत दी है बार बार, इस इंसिडेंट के अलावा बार बार दावत दी है कि साउथ एशिया में आप जॉइंट प्रोटोकॉल्स में आ जाएं, बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। ये बस कहते हैं पहले दहशतगर्दी करो खुद, फिर दहशतगर्दी का ये रोल बजा के कहते हैं कि अब आप पर इल्जाम है जी, तो ये तो नहीं चल सकता ना। अच्छा मैम, हमने ये देखा कि भारत जो है ना भरपूर उसने कोशिश की कि अमेरिका जो है इस चीज़ में उसका साथ दे। उन्होंने ये सारा मामला कराया डीजे वैंस को दिखाने के लिए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया। तो सफारती सतह पर भी जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं, जिसको आलमी मीडिया डेफिनेटली देख रहे हैं। आलमी मंजरनामे पर वो लूप होल्स अयां हो गए हैं कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। तो अब अमेरिका ने भी कह दिया कि जनाब हम इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे, हाँ सफारती प्लेटफॉर्म खुले, यहाँ पर आएँ और बातचीत करें। जी बिल, सफारती प्लेटफॉर्म ये खोलने से इसलिए कासिद है कि देखिए बुनियाद ये कि वो कोई शफाफ या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। बिल्कुल, जस्टिफाई करने को कुछ नहीं है। असर इशू यही है जी, और जो छुपाना चाहता है हकायक को, वो ही मैं समझती हूँ मुजरिम होता है सारे मसले में। और हमारी तरफ से तो बारहा दफा कहा गया कि किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर, किसी भी न्यूट्रल मुल्क से इसकी वो जो है करवा ली जाए, तहकीकात करवा ली जाए। ये जो पहलगाम का इल्जाम हम पर लगाया जाता है, या जो भी वट एवर पिछले जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं, तो वो उस पर भी एग्री नहीं करते। मैंने जाना है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के ही दावत ने दरवाजा खोल दिया एक डिप्लोमेटिक सवाल जवाब का इनसे, और वो उनको बहुत मिर्चें लगी हैं कि पाकिस्तान ने इनको किस तरह इन पर दरवाजा खोल दिया, कैसे ये एक्सपोज हुए हैं। और मैं समझती हूँ ये सारा इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह ये सब इस कड़ी का हिस्सा है कि इन्होंने करना ही था, और अपने आप जवाब बनाया। जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, जज एंड जूरी बन गए, खुद एक्जीक्यूटिव बन गए। ठीक है ना, थैंक यू सो मच शेरी साहिबा, हमें वक्त देनी थी। अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड टीपू सुल्तान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर साहब कहिएगा, अभी शेरी साहिबा की भी आपने सुनी, क्या लगता है आपको मजीद अब इंडिया किस कदर आइसोलेटेड होता जा रहा है? LOC की बात वो कर रहे थे कि जी यहाँ पर पाकिस्तान में कई शायद दहशतगर्दाना कैंप्स मौजूद हैं। अता तारर साहब गए, इंटरनेशनल मीडिया को लेके गए, वहाँ पे दिखा दिया जी आके देख लें यहाँ पर कुछ नहीं है, और इस तरह की कई मिसालें। अब इंडिया के पास क्या जवाब बचा है, किस चीज़ पर आगे मजीद खेल सकता है, क्या कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में मदु करने का शुक्रिया जी। बात यह है कि आप 3-4 स्ट्रेटेजिक मकासद जो हैं या फ़ायदे पाकिस्तान को हासिल हुए हैं हिंदुस्तान की बेवकूफ़ी की वजह से। ये तो हम बरमला कह के तो 12 हमने कहा है कि उन्होंने अपने ज़ख़म अपने बंदे खुद मारते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, उससे रियासत हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि BJP जो इलेक्शन जीतती है उनको फ़ायदा है। मुख्तलिफ मौक़ों में पिछले 20 साल से वो यही कर रहे हैं। अब ये हुआ है कि नंबर 1 ये जो वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है फाइटर एयरक्राफ्ट की वर्सेस द चाइनीज़, इसका जो क्लैश हुआ है, और एक वेस्टर्न 5th ऑलमोस्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट गिराया है हमने JF-17 से, उसमें दुनिया में बहुत तहलका मच गया। और जो नकाद है इस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि अब वेस्टर्न हेमस्फीयर की जो आइंदा को कॉन्फ्लिक्ट होगा या लड़ाई होने जा रही है, जो देखो डिफेंस सिस्टम तो अपना एवेल्यूएशन करती रहती है। अब तक इस सदी में और पिछली सदी में जो मगरब की टेक्नोलॉजी है वो उत्तम थी, और जो चाइना की, कम्युनिस्ट दुनिया की या ईस्ट की टेक्नोलॉजी थी उसको कम समझा जाता था। लेकिन अब ये जो पाकिस्तान ने मारा है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ रफ़ाइल गिराने का, इसने इक्वेशन बिल्कुल पलट दी है, और हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा एम्बेरस भी हुआ है। दूसरी बात यह है कि लोग जो हैं जो हिंदुस्तान को बुल्कबर्ग समझते थे चाइना के खिलाफ, और उसको तैयार कर रहे थे इंडियन ओशन में, एशिया पैसिफिक में और अक्रॉस द स्टेट ऑफ मलाका, वो अब सोच रहे हैं, अभी उस पर लिखना शुरू हो गए। और जो हिकमत अमली जानने वाले लोग हैं और जो संजीदा तजज़ियाकार हैं और लिखारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान का मुकाबला करने से कासिर है, तो हमने जो क्वाड्स में इनको टास्क देना है, या अमेरिका ने लाई, जो अमेरिका की गोद में हिंदुस्तान बैठा हुआ है चीन के खिलाफ,
तो उसका स्टेचर जो है उसको एक बहुत सीरियस किस्म का, संजीदा किस्म का धचका लगा है। तो ये 2-3 स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस पाकिस्तान को जो हासिल हुई हैं, ये बिलखुसूस हिंदुस्तान की बेवकूफ़ी की वजह से हासिल हुई हैं, और वो बेवकूफ़ियाँ करता जा रहा है और अपने आप को और वो जो है अक़वाम आलम की नज़र में गिराता जा रहा है। दूसरी बात जो समझ आई है दुनिया को हिंदुस्तान की, कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। ऑलरेडी जो वेस्टर्न मीडिया है, जो यूरोपियन यूनियन है, इवन अमेरिकन आउटलेट्स जो हैं, जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं, वो ये कह चुके हैं कि हिंदुस्तान का मीडिया जो है वो झूठ बोलता है। अब ये देखें, बड़ी मजे का खेज बात करते हैं। इनको एक तो बहुत शौक है कि हमारा कोई ये जहाज गिरा ले, तो गिरा तो सकते नहीं है। वो पहले भी झूठ बोला था इन्होंने कि F-16 इन्होंने गिराया। अमेरिकनों ने उनको कहा कि तुमने कोई नहीं स्विफ्ट विट्रॉट में F-16 गिराया। अब भी ये कह रहे हैं कि हमने कर, तो ये झूठ बोल रहे हो। अब आगे सोचिए, देखिए पाकिस्तान अभी तक जो पाकिस्तान ने उनको रिस्पांस दी है वो बहुत सीरियस है, और उनको पता है। वो मीडिया में बेशक जितने मर्जी नारे मारते रहे, उनके जो नुकसानात हुए वो दुनिया के सामने। लेकिन मैं ये बरमला कहूँगा कि ये कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस आउट होना है उसमें डिले हो रही है और ये अच्छा नहीं है, और डिप्लोमेट बीच में पड़ जाएंगे और फिर नहीं होगा, फिर क्या होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अपना रिस्पांस जो है अपना वक्त और अपनी जगह का इंतखाब करके करना है। किसी के कहने पे हमने नहीं करना, हमने खुद करना है। और ये आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को ये पता है कि उन्होंने क्या करना है, और उनकी स्ट्रेटजी अभी तक जो रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब रही है, और उनको रिस्पांस ऐसा मिलेगा कि इंशाल्लाह देखेंगे आपके कैसा रिस्पांस उनको मिलता है। अब एस्केलेशन लैडर की तरफ आइए। जो सीरियस बात है वो ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो कहाँ जाके रुकने वाले हैं। देखिए, कोई गुज़श्ता 2 दहाइयों से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से तो कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जी ये मुल्क जो है, ये मोदी कहता है कि ये अपनी आग में जलते रहे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब उसको समझ आई है कि उसकी उसकी जो गर्दन अकड़ी हुई है, उसमें जो सरिया है, उसमें जो फाशिस्ट टेंडेंसी है, उसमें जो वो सफाकियत है लोगों को मारने की, अब उस पर वो अया हो रही है। और इस वक्त कभी वो किससे कह रहा है, कभी वो किससे कह रहा है कि पाकिस्तान को प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि वो रिस्पांस ना करे। कभी अमेरिका हमें कह रहा है, कभी सऊदी अरब कह रहा है, कभी कोई मुल्क कह रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने वो करना है जो पाकिस्तान के मफाद में हो। तो एक तो ये स्ट्रेटजिक महाज पे, हिकमत अमली के महाज पे हमें जो डिप्लोमेटिक सक्सेस हुई है, हिंदुस्तान की बेवकूफ़ियों की वजह से जो मगरबी मिलिट्री हार्डवेयर बदनाम हुआ है और उनको वो मर्केंटाइज धचका लगा है, उनके शेयर गिरे हैं, ये बड़ी डेवलपमेंट है। अब पाकिस्तान की तरफ आइए तो पाकिस्तान की एयर स्पेस उन्होंने वायलेट की, उन्होंने डबल क्राइम किया। एक तो उन्होंने पालगाम में अपने बंदे जो बेगुनाह है, बेकसूर है, वो मारे खुद। उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के बंदे जो हैं बेकसूर औरतें और बच्चे मारे। तो ये वो क्रिमिनल हैं कि जिनका कमा करना, इनका सर काटना जो है हमारा फर्ज है, और हम करेंगे इंशाल्लाह। और ये आइंदा ये हर 6 महीने साल के बाद, जैसे हमारे पुराने वज़ीर आज़म ने, गुज़श्ता वज़ीर आज़म ने ये कहा था अक़वाम मुत्तहिदा में कि ये हर दफ़ा ये करेंगे और हर दफ़ा ये हम पे चढ़ दौड़ेंगे, इसका तदारुक होना चाहिए, इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन तो वो देते कोई नहीं है। साहब एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक हेडलाइंस की ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। और जिस तरह से एक झूठी खबर ये भी फैलाई गई कि गिरफ्तार किया गया पायलट, तो एक छोटी सी बात हमसे कहेगी कि या तो तस्वीर या नाम बता दे। हमने तो वीडियो दिखाया ना जिसमें उनको कुट पाड़ी थी अभिनंदन को और चाय पिलाई जा रही थी, आप कोई पिक्चर या एडिटेड दिखा दें, नाम बता दें, वो तो बताइए। इसको बात करेंगे, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करता है। वेलकम बैक जी, डिस्कशन का सिलसिला जारी। और ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे, अच्छा ब्रेक से याद आया मुझे, ब्रेक में किधर गई थी आप? हमजा ब्रेक में मैंने सोचा जरा लाहौर में बंदरगाह भी कल इंडियन कार्टून नेटवर्क ने इन्वेंट किया है, तो मैं जरा जाके देख कर आऊंगी किस जगह पे इन्वेंट किया है। समंदर भी देखा आपने, बंदरगाह भी देखी है। मियां शायद हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब कहेगा, आपने हमें ये खबर नहीं दी कि लाहौर में बंदरगाह भी है?
देखें, जो फेक न्यूज़ रात को चल रही थी ना, उसमें 2-3 झूठे लोग जो है सामने थे। एक बरखा दत्त जो है वो झूठ बोल रही थी। उसने जब झूठ बोला कि एक पायलट पकड़ लिया गया है, फिर उसके बाद जी टीवी और NDU TV के आपने देखा 3-4 गवाश्ते वहां खड़े थे और वो बकवास कर रहे थे कि पाकिस्तान में सेना घुस गई है, वहां बंदरगाह बन गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त जो एग्जैक्ट हो रहा था वो मैं आपको बताता हूं। उस वक्त ये हो रहा था कि LOC पे जैसे ही शाम हुई तो उस वक्त भारत ने वहां पर बिला इख्तियार फायरिंग शुरू कर दी, जिसका रिस्पांस पाक फौज ने दिया और उनके मुंह तोड़ दिया। इसको कहते हैं मुंह तोड़ना। और मुंह कैसे तोड़ा कि उसमें कई पोस्टें जो है वो तबाह कर दी गई। उनको वो उस वक्त जब वो बकवास कर रहे थे ना, उस वक्त उनकी जो फौज थी वो वहां पर धूल चाट रही थी। उस वक्त वो खन्ना वो फलां जो थे वो ऊंधे मुंह पड़े हुए थे, उनको गोलियां लगी हुई थी, उनको गोले लगे हुए थे, जिन्होंने सिविल आबादियों पे हमले किए थे। उस वक्त ये हुआ था कि जो केलर सेक्टर है उसकी जो टोबा पोस्ट है उसको तबाह कर दिया गया था, बटालियन हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया गया था। उसी वक्त मैं जब वो न्यूज़ देख रहा था, उसी वक्त जो है वो पीर कांटी सेक्टर जो है वो तबाह कर दिया गया था। उसी वक्त जो है वो उनका एक कम्प्लेक्स जो है वो तबाह किया गया था। खालसा पोस्ट तबाह की गई थी, उनकी जो है वो मैरी पोस्ट जो है वो तबाह कर दी गई थी, चक्री पोस्ट तबाह कर दी गई थी, उनका डना टॉप जो है तबाह कर दिया गया था, हाजी पीर सेक्टर उनका तबाह कर दिया गया था। उस वक्त ज़ियारत पोस्ट उनकी तबाह कर दी गई थी। और क्या करना है? और तो यही करना है ना कि हमने आज़ाद करवा देना है। फिर उनका जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर अगर हमारी फौज घुस सकते तो घुस जाना था। बिल्कुल कोई वहां पर हमें रुकावट नहीं थी हमारी फौज को कि हमारी फौज रात को घुस जाती और अब तक जो है मकबूजा कश्मीर नहीं दिल्ली तक चली जाती। लेकिन हम क्या, हम आला ज़र्फ दुश्मन है, वो दुश्मन है हमारा, कम ज़र्फ दुश्मन है जी, आला ज़र्फ कम ज़र्फ। बिल्कुल। ब्रिगेडियर रिटायर्ड आजम अफरीदी साहब ने मियां साहब में ज्वाइन कर लिया। इसी वाले से एक मौक़िफ़ उनका भी लेते हैं, देन फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। ब्रिगेडियर साहब वेलकम टू डिस्कशन। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह कल की सूरत हाल बनी हुई है और अभी मियां शाहिद ने जितनी भी डिटेल हमें बताई है कि किस तरह से हम उनके घर तक घुस सकते थे, लेकिन हमारी आला ज़र्फी है, हमारा ये एतमाद है कि हम जो इस खित्ते में बदअमनी नहीं फैलाना चाहते, तो आप क्या कहेंगे? पाक अफवाज तो तैयार है कि हम जो है वो पूरा इंडिया फतह कर लेंगे। देखिए, एक दफा जब ब्रिगेडियर आजम साहब से सर जी, मुझे 1965 याद आया जब हम हाजी पीर में थे जी, और इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि वहाँ पर लिंक अप करे और 2 डिवीज़न फौज डाली, लेकिन उनसे नहीं हो सका। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है, ख़ासकर सीनियर क़यादत, वो 5th और 6th जनरेशन वॉरफेयर के लिए तैयार है। और हमने न सिर्फ सरहद पर जंग जीती, हम इंफॉर्मेशन की भी जंग जीत गए हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी जंग जीत गए हैं और ड्रोन्स को भी जिस हिसाब से गिराया है वो भी जीत गए। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे लिए कश्मीरी भाई और सिख भाई बड़े इम्पोर्टेंट हैं। हमने कोई अटैक या कोई कैजुअल्टी उस तरफ नहीं करनी है सिविलियंस को। इंडिया ने इस वक्त आपको पता होगा सिखों के ऊपर एक्शन किया है ताकि सिखों को डराया जाए, खासकर जो सिख के फौज में हैं उनको डराया जाए और सिखों में जो है ना बदनज़मी पैदा की जाए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन पहले दिन से हम कह रहे हैं कि सिख हमारे भाई हैं और हमने न सिखों के खिलाफ एक्शन करना है और न सिखों ने इंडिया को इजाज़त देनी है कि हमारे खिलाफ जी। ठीक है। दूसरा, जो फेक न्यूज़ है जो आपके सामने है, चाहे वो कश्मीर में उन्होंने या उनके जो है ना एयरफोर्स है या ड्रोन्स की है या उनका प्रेस है, वो हमारे ISPR और आपने जो हमारा प्रेस है माशाल्लाह दुनिया में आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि बिल्कुल इंडिया की आपने ये फेक और ये न्यूज़ सब ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो इसलिए जी, पाकिस्तान जो है वो अपना कॉन्फिडेंट है। आपने देखा कि हमारी कोई लाइट्स नहीं बुझी हुई,
लोग चल भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ है। इंडिया में जो है ना लाइट्स ऑफ है, इमरजेंसी लगी हुई है डर के मारे। तो ये रिस्ट्रेंट जो है बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि हमारी जो आर्मी और आर्म्ड फोर्सेस की लीडरशिप है, चाहे वो एयरफोर्स है, नेवी है या आर्मी है, ये तैयार है, स्ट्राइक बैक होगा और मुंह तोड़ होगा। जी ठीक है फंदी साहब, अभी हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर टीपू सुल्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप ये कहिएगा, अभी मजमूई तौर पर भारत को बहुत से नुकसानात का सामना है। अब भारतीय फ़ौज की जानिब से राफेल तैयारों का भेजना, फिर वहाँ पे नुकसान, खुद तो उन्होंने हजीमत का सामना किया ही किया, साथ साथ फ्रांसीसी कंपनी जो तैयारे बना रही थी उसका भी नुकसान करवा बैठे, और जो ये ड्रोन्स भेजने का सिलसिला जारी है, इसमें मजमूई तौर पर 77 ड्रोन्स अभी तक भेजे गए हैं, जिसमें से 48 कल रात से अब तक भेजे गए हैं, और इसमें से 35 वो ड्रोन्स हैं जो मेड इन इसराइल है। और इसकी और इसका जो नुकसान है ना इकोनॉमी पे बड़ा इतराता है, तो इसका नुकसान $25 बिलियन है। और अभी हम अपने डिफेंस में, हम ये पहले भी बात कर रहे थे, तो मेरे साहब सिर्फ ड्रोन की मद में $25 मिलियन का नुकसान हुआ, और जो राफेल तैयारे और 2 दीगर तैयारे गिराए थे, $864 मिलियन का इस वक्त भारतीय इकोनॉमी को नुकसान हो गया। और उसके साथ साथ आईपीएल का बंद हो जाना, आईपीएल और वो सबसे बड़ी मार्केट। टीपू सुल्तान साहब जी देखिए, बात यह है कि जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा बिल्कुल बजा है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कामयाबी हासिल हुई है तीनों मोड्स में। ग्राउंड फोर्सेस में जो हमने उनके मोर्चे तबाह किए हैं, उसके बाद जो हवा में उनके साथ हमने किया है, उनके ड्रोन्स गिराए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई वॉर होती है या जब भी कोई झगड़ा होता है दो आर्म्ड मुल्कों का, जिनके पास जो है बड़ी फ़ौजें हों, ट्रेंड फ़ौजें हों और साइजेबल एयर फोर्सेस हों, और उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स भी हों, तो ये ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, इसको साथ साथ इसका अहाता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो दुश्मन है उसकी कैपेबिलिटीज़ जो है वो सामने रख के आप एक्शन करते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने जो उनको जवाब दिया है उसमें ना सिर्फ हिंदुस्तान सरप्राइज़ हुआ है बल्कि पूरी दुनिया सरप्राइज़ हो गई है। और हिंदुस्तान से जो तवक्कुआत थी मगरिब की, ख़ास तौर पे अमेरिका की, वो काफ़ी लेडर पे काफ़ी नीचे आ गई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अपने आप को एक रीजनल पावर समझ रहा था और ये समझ रहा था कि वह दुनिया के नक्शे पे एक वर्ल्ड पावर बन के उभरेगा। तो उनको ये समझ लगी है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही भी हिंदुस्तान की डोमिनेंस जो है वो नहीं है, इसने हमारे क्या काम आना है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट हुई है वो ये हुई है कि जो वेस्टर्न डिफेंस हार्डवेयर है, जैसे राफेल जेट्स है या और उनके पास जो हथियार है हिंदुस्तान के पास, उनको पहली दफ़ा जो ईस्टर्न वर्ल्ड है या चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो सामने आई है और एक दूसरे के खिलाफ ये पिच हुए हैं, जिसमें जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है वो मार खा गई है। चाहे वो हिंदुस्तान की नालायकी थी या हमारे पायलटों की ज़्यादा स्किल थी या टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फैक्ट ये है कि उनको जो इट इज़ ऑलवेज द मैन बिहाइंड द गन, ये तो बहुत पुराना मकूला है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं अपना सानी नहीं रखते। चूँकि मेरा खुद ताल्लुक जो है फ्लाइंग के शोबे से रहा है, मैंने अटैक हेलीकॉप्टर ब्रिगेड कमांड किया है और एयरफोर्स के साथ अनगिनत जॉइंट एयर अटैक मिशन जो है उसमें ट्रेनिंग की है। और बाद में जो हम नबूरद आजमा रहे हैं टेररिस्ट के साथ पूरे पाकिस्तान में, तो मैं ये आपको बिल्कुल कह सकता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, दुनिया में मानी हुई है। ये हमारे वो पायलट हैं, वाहिद पायलट जिन्होंने बेसिक जहाज़ों से इजरायली जहाज़ भी गिरा दिए, यानी कि सतार अलवी ने मिग 21 से जो है मिराज 2000 गिरा दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। और एक और हमारा पायलट था डेपुटेशन पे इराक में, उसने 3 इजरायली जहाज़ गिरा दिए। तो हिंदुस्तान को एक ऐसी एयरफोर्स का सामना है जिसने काफ़ी दफ़ा उनको ज़ख्म लगाए, हिंदुस्तान को उनके जहाज़ गिराएं। अब वो सामने आने से कासिर हैं और ये फ़ज़ा को सेचुरेट कर रहे हैं ड्रोन से और चीज़ों से, और बस इनका मीडिया नारे मार रहा है, सब्सटेंशियल गेन उनको नहीं हो रही। लेकिन पीछे हमें ये देखना चाहिए कि
हिंदुस्तान के पास जो कैपेबिलिटी है, बाकी वो उसको कैसे इस्तेमाल करेगा और हमने उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिंग है बहुत अच्छी है। वो ये जो ड्रोन आए हैं, परहैप्स दे वांटेड टू ड्रा आउट पाकिस्तान एयरफोर्स, तो पाकिस्तान जो है वो उनकी स्ट्रेटजी वो जो है वो समझा है और उसको उस तरीके से टैकल किया है जिस तरीके से टैकल जो है वो करना चाहिए। बिल्कुल किया और तो बिल्कुल क्विक पाकिस्तान रिस्पॉन्ड दिया है और इस पाकिस्तान चीज की ये गवाही देता है कि पाक अफवाज जो है वो हम वक्त तैयार है। सलमान अभी सब कल से एक बात हो रही है कि पाकिस्तान में ड्रोन आने क्यों दिए गए, ये आम लोग जो है ना वो अभी चूंकि सोशल मीडिया देखकर कह रहे हैं कि हम क्यों नहीं हमला कर रहे, ड्रोन अंदर तक आ कैसे गए। मतलब आम पाकिस्तानियों का सवाल है, टेक्निकल सवाल है कि टेरिटरी क्रॉस कैसे की, उस मखसूस जगह तक पहुंचे कैसे, तो एयर डिफेंस सिस्टम हमारे बगौर क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया, बचा क्या बचा? मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है वो क्यों नहीं जा रहा उस तरीके से जिस तरह उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। हमने किसी के कहने पे रिस्पांस नहीं करना, हमने अपनी जो कंडीशंस हैं वो क्रिएट करनी है बॉर्डर के उस पार। हमने उनको पहले ऐसे जख्म लगाने हैं जहाँ से वो रिएक्ट ना कर सकें। और हमारा जो कहा है फौज ने वो ये कहा है कि जी टाइम और प्लेस हमारी चूजिंग होगी, चाहे हम आज करें कल करें जब भी करें, हमारी मर्जी है जब करें, किसी कहने पे हमने नहीं करना, हमने उस वक्त करना है। और अभी तक मैं आपको ये बताऊं कि मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा कि हम ना करें, हम करेंगे और ज़रूर करेंगे और दुनिया देखेगी। ये फौज ने भी कहा है, मैं भी आपको कह रहा हूँ, सारे मुहब्ब वतन पाकिस्तानी भी आपको ये कह रहे हैं। और हमारी जो कैपेबिलिटी, हिंदुस्तान को इतने बेवकूफ़ लोग हैं वो कि उनको हमारी कैपेबिलिटी का बिल्कुल पता था, लेकिन वो इस पिच पे अपने झूठ को ले जाते हैं, इस पिच पे अपने बंदे मरवा के तो आगे वो जैसे वो RSS वाले जो है वो उनकी टेक्नोलॉजी ये है कि जख्म अपने आप को लगाओ, दुश्मन को ब्लेम करो। ये बड़ी पुरानी एक फाशिज्म की, नाजीज़म की टेक्नोलॉजी है। लेकिन उनको आप ये देखिए कि जितनी बड़ी कुर्सी पे एक सेल्फिश और सफाक और बेवकूफ़ आदमी बैठा होता है वो उतना बड़ा नुकसान करता है। आप अंदाजा कर कीजिए कि बीजेपी ने, मोदी ने और राजनाथ ने हिंदुस्तान का कितना नुकसान किया है। यानी कि दुनिया में अपने आप को बदनाम कर लिया। जो उसने जहाज खरीदे उसकी फैक्ट्रियां बदनाम कर ली, उनके शेयर्स भी ब्रिगेडियर साहब गिरवा दिए हैं। इंफॉर्मेशन है मियां साहब, इस हवाले से आप बताइएगा कि ये जो ड्रोन्स आने का सिलसिला है, इन ड्रोन्स का मकसद ही तबाह होना होता है और इनका काम ये होता है कि डेटा एनालाइज करके आगे फॉरवर्ड करना, वो जो है पाकिस्तान ने नहीं होने दिया और उसको कामयाबी से निशाना बनाया गया। ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा कि पाकिस्तान ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है वो किस कदर कामयाब और ज़बरदस्त रही है। देखें, ये स्ट्रेटजी इतनी कामयाब है कि 77 जो ड्रोन्स हैं उनके वो गिरा दिए गए हैं। वो जैसे ही सरहद से अंदर आए, कल DG ISPR ने भी इस बात का बताया और उन्होंने बाकायदा नक्शे पे जाहिर किया था, बताया था कि और पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी एयर डिफेंस जो है उनको मालूम था कि ड्रोन जो है वो दाखिल हो चुके हैं और वहीं पर उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद है कि जिस मकसद के लिए वो आए थे वो वहीं पर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो गए। वो अपना कोई काम नहीं कर सके, ना कोई फुटेज बना सके, ना फुटेज बेच सके, ना किसी को हिट कर सके, ना कोई उसमें कोई धमाका खेज मवाद जो है वो कहीं फेंक सके। अब उनको जो है वो गिरना था, अब उनको गिराया गया, मुख्तलिफ जगहों पे गिराया गया। आपने देखा कि कहीं वो किसी खेत में गिर रहा था, कहीं वो किसी जो है वो बाजार में गिर रहा था, कहीं किसी ग्राउंड में गिर रहा था। और जितने भी गिराए गए हैं ये उनका वो गरूर है जो इजराइल ने वहां पर उनको दिया है। इजराइल ने उनको टेक्नोलॉजी दी है, इजराइल ने उनको जो है वो अपनी लॉजिस्टिक जो है वो भी दी है। वहां पर इस वक्त मोसाद मुकम्मल तौर पर काम कर रही है, वहां पर इजरायली फौजी जो हैं वो काम कर रहे हैं। जो उन्होंने उस दिन 70 या 75 जो जहाज वहां पर उड़ाए थे उसमें इजरायली पायलट भी थे और वो भी दुम दबाकर भाग गए। अगर वो भी आगे आते तो उनको भी उड़ा देना था, क्योंकि वहां पर टारगेट पे उस वक्त 25 से 30 जो जहाज टारगेट पे थे, लेकिन जिन्होंने पेलोड फेंका उनको उड़ा दिया गया। अगर वो भी होते तो उनको भी उड़ा देते। वो जो उनके राफेल थे 35 या 36 है, वो 35 या 36 के 36 जो है वो नीचे गिर जाने थे। आपने देखा कि पूरी दुनिया में टके टोकरी हो चुका है राफेल, और पूरे दुनिया में जो है वो इंडिया का असला और यूरोप का असला जो है वो बिल्कुल जो है वो लो लेवल पे चला गया है। अब इनका नुकसान कितना हुआ है मैं आपको वो भी बताता हूं कि राफेल जो एक त्यारा है वो 28 करोड़ 80 लाख डॉलर का है और इसमें उनका नुकसान जो सिर्फ राफेल में हुआ 267 अरब रुपए का सिर्फ उसमें हुआ है।
और टोटल नुकसान जो उनका 292 अरब रुपए का हुआ है। जो ड्रोन्स गिरे हैं 10 अरब रुपए का उसमें नुकसान हुआ है। ये जो नुकसान अपना मईशत का भी कर रहे हैं, जो उनकी जो है वो हरकत होती है, हम अपना डिफेंस करते हैं, उनको उसी वक्त गिरा देते हैं। दूसरी जानब से फेक न्यूज का इतना बड़ा सिलसिला है कि वो इतनी बड़ी बकवास कर रहे हैं कि उसका ना पैर है, ना सर है, ना कुछ भी कुछ तो होता है ना ग्राउंड पे। आप बरखा दत्त को कहें, आप इब्राहिम आप कहें, अंजला आप कहें कि वो पायलट दिखाए ना, हमने तो अभिनंदन दिखाया था, हमने तो अभिनंदन चंद मिनटों के बाद जो है वो सामने था। वहां पर लोगों ने जब अभिनंदन गिरा तो उसने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो लोगों ने उसको मारा नहीं, क्योंकि दुश्मन ने हाथ खड़े कर दिए थे। जिस तरह उन्होंने आज अपने झंडे जो है लहराए हैं, सफेद झंडे, तो हमने उनको जो है वो उन सेक्टर से माफ कर दिया, बाकी सेक्टर पे धूल जो है वो चाट रहे हैं। और वहीं पर अभिनंदन की जो वर्दी है वो अभी भी एक म्यूजियम में पड़ी हुई है, हम तो दिखा रहे हैं, हमने तो उनको चाय पिला के वापस किया था। बरखा दत्त दिखाए आज कितने घंटे हो गए हैं, कहाँ है बरखा दत्त? वो उस होटल में बैठी हुई थी जिस होटल में उसके इर्द गिर्द आरएसएस के लोग बैठे हुए थे। उन्होंने उससे ट्वीट कराया, उन्होंने उसको कहा कि ट्वीट करे पाकिस्तान के खिलाफ कि हमने पायलट पकड़ लिया। किधर है पायलट, किधर है F-16? यस, सारी बकवास है। और हमने बता दिया है कि हमारी क्वांटिटी जो है वो फिर भी शर्म नहीं आती, फिर भी उसी तरह कर रहे हैं।